नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स अब 2-3 दिन रह गया है 2026 का होने में। तो हम लोग बेसिकली इस वीडियो में पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स के, उस पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है, जिससे आपको एक जो 2026 का प्रीलिम्स होने वाला है उसको में एक इंसाइट आपको मिल सके। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आया है वो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। पूछा गया है कि ये जो 4 ऑप्शंस है, बॉन्ड, हेज फंड्स, स्टॉक्स, वेंचर कैपिटल्स, इनमें से कितने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं। तो बेसिकली अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ऐसे फंड्स होते हैं जो प्राइवेटली पूल्ड होते हैं। प्राइवेटली पूल्ड का मतलब ये है कि इसमें प्राइवेट लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। नए जो कंपनीज होती हैं या फिर एस्टेब्लिश्ड कंपनीज, ये इसी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के आधार पर या तो पैसा अपनी कंपनी में लगवाती है। तो ये 3 तरीके के होते हैं, 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी वेंचर कैपिटल की होती है। वेंचर कैपिटल का मतलब है कि ऐसे लोग जो नई नई कंपनीज में पैसा लगाते हैं उनको वेंचर कैपिटल फंड बोलते हैं। दूसरा होता है आपका प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं, जो कैटेगरी 2 में आती है, प्राइवेट इक्विटी फंड। कैटेगरी 3 में आती है आपकी हेज फंड्स आती हैं, जो बड़े हाई वैल्यूज फंड होते हैं, लगभग 5 करोड़ के प्लस जो फंड, उसको हेज फंड्स बोला जाता है। और इसमें पाइप फंड भी आते हैं। पाइप फंड का मतलब हो गया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पब्लिक इक्विटी, तो पाइप फंड भी उसको बोला जाता है। तो हम अब इस तरीके से देख सकते हैं कि देखिए, हेज फंड ये तो है ही है, आपको दिख रहा है हेज फंड कैटेगरी 3 का हिस्सा है। वेंचर कैपिटल ये कैटेगरी 1 का हिस्सा है, तो दो तो यही हो गए। अब बचे हमारे पास बॉन्ड्स। तो ये बॉन्ड, ये क्या होते हैं? बॉन्ड्स दरअसल ट्रेडिशनल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेडिशनल डेप्ट का मतलब है कि अगर किसी कंपनी को पैसे इकट्ठा करना है, मार्केट से उठाना है, तो क्या करेगा? बॉन्ड जारी कर देगा। तो ये ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स है। तो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स है ये। तो इसको मतलब ये नहीं है आपका ऑप्शन। अगला क्या है? स्टॉक्स। स्टॉक्स क्या होते हैं? ये बेसिकली शेयर्स होते हैं। तो ये शेयर्स होते हैं, तो ये भी एक आपका ट्रेडिशनल जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आपके 2 ऑप्शन ये गलत हो गए। तो इसका मतलब क्या है? आपके ओनली 2, मतलब इन चारों में से 2 ही ऑप्शन है जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सोर्स क्या है, कहाँ से उसको पैसा मिलता है? तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि वो जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदता है या बेचता है, तो उसके बदले में क्या होता है? उसका एक इंटरेस्ट इनकम होता है, वो फिक्स्ड होती है। और मतलब एक तरीके का उसका, जब वो ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है बॉन्ड्स बेच के, तो उसका एक परसेंटेज फिक्स होता है जो आरबीआई को मिलता है। तो पहला तो सही है। तो पहला जैसे ही सही हुआ वैसे ही ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। और ऑप्शन बी गलत हुआ। इसके अलावा फिर अब देख लेते हैं, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी। इसमें भी वही है कि एक परसेंटेज फिक्स होता है, प्रॉफिट मार्जिन फिक्स होता है आरबीआई का। तो दूसरा भी सही है। जैसे दूसरा आपका सही हुआ तो वैसे आपका सी ऑप्शन गलत हो गया। तो अब आज आगे आ जाते हैं पेंशन फंड मैनेजमेंट। ये पीएफआरडीए का काम है, ये आरबीआई का काम नहीं। पेंशन फंड मैनेजमेंट करना, ये पीएफआरडीए एक अलग से संस्था बनाई गई जिसका नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो थर्ड गलत। अब थर्ड जैसे ही गलत हुआ तो वैसे ही क्या हो गया आपका? आपका ये इसमें एक बीच में ऑप्शन है, थर्ड रहा होगा, 3 2 4 5 है ये। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसमें टोटल बचे हुए हमारे पास 1 एंड 2। ठीक है, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी, इसमें भी प्रॉफिट मार्जिन आरबीआई का बंधा होता है, लेकिन इसमें घाटा होने की भी संभावना है। मान के चलिए कि प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा पैसा लग गया और बदले में उसको इंटरेस्ट कम मिला, तो ये पांचवा जो है ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसलिए इस ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, consider the following statement. RBI mandates all the listed companies in India to submit a business responsibility and sustainability report. ये बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो होता है, ये होता है क्या? ईएसजी होता है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस रिपोर्ट। ये मांगता है, लेकिन मांगता कौन है? सेबी मांगता है। ये आरबीआई न मांग के इसको सेबी मांगता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो गया। जैसे ही पहला ऑप्शन गलत हुआ, बोथ गलत। ये ऑप्शन सी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। और
और आपका ऑप्शन ए गलत हो गया। मतलब आपका पहला गलत है स्टेटमेंट, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग अ बीएसएसआर मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल। बिल्कुल नॉन फाइनेंशियल नेचर की होती है। ईएसजी अधिकतर जो एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के इंडिसेस इसमें होते हैं, उसी से रिलेटेड ये होती है। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। तो मतलब इसमें क्या बचा आपका बी, ये आंसर इसका है बी। चौथा क्वेश्चन, इन इंडिया इनकम फ्रॉम द अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक द पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रियरिंग रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। अब देखिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है तो एग्जेम्प्टेड, लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग वूल रियरिंग ये सब में टैक्स लगता है। तो एनी टैक्स, इसमें प्रोफेशनल टैक्स लगता है बेसिकली। तो एनी टैक्स जैसे ही आया वो स्टेटमेंट क्या हो गया, पहला आपका गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके गलत होते ही, अब देख लीजिए इसमें बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो बोथ स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये भी गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, अब ये फर्स्ट तो सही है। डी का क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, तो देखिए फर्स्ट क्या करेक्ट है, नहीं करेक्ट है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा आपके पास सिर्फ और सिर्फ डी। इन रूरल इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ, ये सही है। तो मतलब कि ये क्या हो गया आपका ऑप्शन डी सही है। अगला आ जाता है, अगला क्वेश्चन क्या है, एज रिगार्ड रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन द स्टॉक होल्डर। दो तरीके के लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनी में। एक होता है जो बॉन्ड खरीदता है और एक होता है स्टॉक्स। बॉन्ड का मतलब हो गया कि जिसने कर्ज दे रखा है, स्टॉक का मतलब हो गया कि जिसने शेयर खरीद रखे, शेयर मतलब मालिक। तो सबसे पहले किसको पैसा दिया जाएगा, जिसने आपको कर्ज दिया है, सिंपल सी बात है। तो बॉन्ड जो है वो ज़्यादा आपके सिक्योर्ड होते हैं। स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक आप इक्विटी मालिक हो आप उसके, तो अगर घाटे में आएगा तो आपको सबसे बाद में पैसा मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, बॉन्ड होल्डर्स क्या होते हैं, लोअर रिस्क पे होते हैं, बिल्कुल सही है। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर टू अ कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। फॉर रिपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रियोरिटाइज्ड ओवर द स्टॉक होल्डर्स बाय अ कंपनी, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब देख लेते हैं पहला ऑप्शन क्या है, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, ये आंसर सही है आपका। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। छठा, India accounts for a large portion of all equity options contracted traded globally, thus exhibit a great boom। तो large portion of all equity options contracts, ये सही ऑप्शन आपका। इंडिया में एक लार्ज पोर्शन है इक्विटी खरीदने का, इक्विटी का मतलब स्टॉक्स खरीदने का, ये सही है। स्टॉक मार्केट्स हैव ग्रोन रैपिडली इन द पास्ट ईयर ओवरटेकिंग हांगकांग से एट सम पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो ये देखिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अगर हम देखते हैं तो इसमें तेजी से हम लोग बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं इसमें, और हम ओवरटेक कर रहे हैं हांगकांग को। देखिए ये क्या कह रहा है कि मार्केट हैज़ ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट इवन ओवरटेकिंग हांगकांग। तो जैसे ही ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही हुआ तो वैसे क्या हो गया आपका सी, और सी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सी स्टेटमेंट गलत होते ही अपने पास आंसर बचा, ऑप्शन बचे हैं ए और या तो आंसर है डी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो है पहला वाला सही था, तो बी भी गलत हो गया ऑप्शन। अब तीसरा क्या है, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग और एक्ट एज अ अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर इन दिस रिगार्ड। तो देखिए सेबी है इसमें, सेबी जो है वो स्मॉल इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है। तो इसका मतलब है ऑप्शन तीसरा क्या है, तीसरा गलत है। तो तीसरा जैसे ही गलत हो तो डी ऑप्शन आपका गलत हो गया, आंसर बचा आपका ए। अगला क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट इसका देख लेते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो सही है, सर्कुलर इकोनॉमी होती क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी होती है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट से रॉ मटेरियल क्रिएट करे, उसी को सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। तो ये रिड्यूस कर रहा है एमिशन को ग्रीन हाउस गैसेस में, ये भी सही है।
अगला स्टेटमेंट है सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज अ इनपुट। तो जैसे अब देखिए ये पहला स्टेटमेंट जैसे ही आपका सही हुआ वैसे ही आपका क्या हो गया, आपका स्टेटमेंट बी जो है वो गलत हो गया। बोथ सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो ऑप्शन इसमें क्या हो गया कि ये आपका बी गलत हो गया और सी गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, थर्ड स्टेटमेंट सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ये भी सही है। तो ये बेसिकली सेकंड और जो थर्ड है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन आते हैं, आठवां है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें बोला जा रहा है कि कैपिटल रिसिट जो है वो क्रिएट अ लायबिलिटी और अ कॉज ऑफ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ अ गवर्नमेंट, पहला इसका स्टेटमेंट है। तो कैपिटल रिसिट होता क्या है, कैपिटल रिसिट या तो कर्ज लेके सरकार को मिलता है लायबिलिटी, या फिर क्या किसी एसेट को बेच के मिलता है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, इसका सही हो गया। पहला स्टेटमेंट जैसे ही सही हुआ वैसे ही ऑप्शन बी गलत है क्योंकि इसमें पहला नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है, बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट, बिल्कुल सही है। बोरोइंग्स कर्जा और डिसइन्वेस्टमेंट दोनों कैपिटल रिसिप्ट ही है क्योंकि ये लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। तो ऑप्शन दो भी सही है। दो के सही होते ही ऑप्शन आपका सी भी गलत हो गया, तो बी और सी गलत हो चुके हैं आपके। अब आगे आ जाता है तीसरा, इंटरेस्ट रिसीव्ड एज अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये क्या हो गया आपके, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये लायबिलिटी क्रिएट नहीं करते हैं आपके। क्यों नहीं क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये आपको ने जो लोन दिया था उसके बदले में आपको ब्याज मिल रहा है, तो कोई लायबिलिटी नहीं, आपका इनकम है। तो आंसर ए सही है। अगला है नवा क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 करोड़ और रेवेन्यू रिसिट कितना है आपका 60,000 करोड़। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है कि रेवेन्यू आपका जो रिसिट है माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये कितना हो जाएगा 20,000 करोड़, मतलब 80,000 करोड़ रुपए का घाटा है और 60,000 करोड़ की कुल रिसिट है आपकी, तो टोटल हो जाएगा आपका 20,000 करोड़। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट बजट ऑल्सो बोरोइंग ऑफ 10,000 करोड़। अब देखिए बोरोइंग से बराबर ही होता है फिजिकल डेफिसिट, जितना फिजिकल डेफिसिट होगा सरकार उतना कर्जा लेगी, तो बोरोइंग इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट। तो 10,000 करोड़ बोरोइंग से, इसका मतलब फिजिकल डेफिसिट भी 10,000 करोड़ होगा, इसका मतलब बी ऑप्शन भी सही है। तीसरा क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट 6,000 करोड़ है, तो बेसिकली फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ये इक्वल टू आपके होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट होता है। तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब हो गया कि आपका इस साल कितना घाटा हुआ है, तो फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट कितना हो गया, पुराने साल का इंटरेस्ट तो 6,000 करोड़ हो गया, बचा कितना 4,000 करोड़। तो प्राइमरी डेफिसिट 4,000 करोड़ है, ऑप्शन तीसरा भी सही, इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही है। 10वें में है फिजिकल डेफिसिट 50,000 करोड़ है। अब देखिए फिजिकल डेफिसिट 50,000 करोड़, रिसीविंग्स आपकी बता रहा 10,000 करोड़, तो जो रिसीविंग्स है वो इसी फिजिकल डेफिसिट का ही हिस्सा होंगी, तो इसलिए वो 50 करोड़ ही माना जाएगा उसको। और प्राइमरी डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट पूछा जा रहा है कि इसमें ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट है 1,500 करोड़ और फिजिकल डेफिसिट है 50,000 करोड़, तो इसका मतलब हो गया कि 50 से 1000 से आपने 1,500 करोड़ घटाया तो 48,500 करोड़ आया, यही आंसर इसका सही है। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, ए सही हो गया आंसर। 11th क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आया है। तो ये क्या कह रहा है, IBRD वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है, 5 उसकी संस्थाएं टोटल, उसका ये एक पार्ट है। तो मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन देता है, सही बात है। ऑप्शन ए आपका सही है। जैसे ही ऑप्शन ए आपका सही हुआ तो क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी गलत हो गया है। अब इट वर्क सिंगल हैंडेडली, अब जहाँ ऐसे क्वेश्चन आ जाए सिंगल हैंडेडली या ओनली या फिर ऑल, तो इसका मतलब आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो अकेले IBRD काम नहीं करता, IDA भी काम करता है, इसलिए ऑप्शन 2 गलत हो गया। तो 2 के गलत होती, ए गलत, बी गलत और डी गलत, तो बचा क्या आंसर, सी सही है। तो ये बेसिकली यूरोप को रिबिल्ड करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था, तो ऑप्शन तीसरा सही है, इसलिए आंसर बी इसका आंसर इसका सी सही है, 1 और 3।
आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां, आरटीजीएस और नेफ्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आरटीजीएस और नेफ्ट होता क्या है? ये बेसिकली बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म हो गया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और दूसरा होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट नाम से ही है कि तुरंत इंस्टेंटेनियस ट्रांसफ़र होता है, जबकि नेफ्ट में आधे आधे घंटे के टाइम फ्रेम में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। हाफ आवर का रहता है इसमें टाइम पूरा। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? पहला स्टेटमेंट सही है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया आपका। इसका मतलब डी गलत है आपका। अगला क्या? आरटीजीएस द कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ड ट्रांजेक्शन वाइल देयर इज नॉट इन द केस फॉर नेफ्ट। तो देखिए, इसमें देखने वाली बात है कि आरटीजीएस और ना ही नेफ्ट में किसी में भी इनवर्ड ट्रांजेक्शन के लिए कोई चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत है आपका। तो दूसरा स्टेटमेंट जैसे ही आपका गलत हुआ वैसे ही आपका बी गलत हो गया आपका। अब तीसरा देख लेते हैं। ऑपरेटिंग आवर्स फॉर आरटीजीएस आर रेस्ट्रिक्टेड ऑन अ सर्टेन डेज वाइल देयर इज नॉट ट्रू फॉर नेफ्ट। देखिए, ये 24 घंटे और पूरे साल भर चलते रहते हैं, तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो तीसरा गलत होते हैं, आंसर इसका ए बचा है। अगला स्टेटमेंट क्या है? 13वां है क्वेश्चन है। ये करंट से रिलेटेड है, यूपीआई पेमेंट को लेकर था। तो यूनाइटेड अरब अमीरात में था, ये फ्रांस में था, सिंगापुर में था, जर्मनी और बांग्लादेश में नहीं था। तो इसमें 3 ऑप्शन सही थे, 2 गलत थे। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली 3, मतलब बी इसका सही है। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं, हम लोग को इस प्रयास किया है कि आपको बेहतर तरीके से समझाया जाए और एक इंसाइट डेवलप की जाए आगे के आने वाले क्वेश्चंस को। मैं होपफुल हूँ कि जो भी क्वेश्चन यूपीएससी में आएंगे उसको आप जो है बेहतर तरीके से कर पाएंगे। थैंक यू।